नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं भौगोल क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम भौतिक जगत तथा मापन है। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 11th की जो है फिजिक्स की जो बुक है उसका वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं और जल्दी हम आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। उस पर आपकी जो भी कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आप पा सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी हमें आपकी कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, भौतिक जगत तथा मापन की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से हम वर्ड बाय वर्ड जो है क्लास 11th की जो है किताब है फिजिक्स की, उसका पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तावना। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान अर्थात व्यापक रूप में प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान तथा व्यापक रूप में प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करना। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं। साइंस शब्द जो है दोस्तों लैटिन शब्द साइंसिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ये नॉर्मल जानकारी है, पेपर में से कभी नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना जरूरी है। भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, अब आपने 11th में साइंस ले ली है तो विज्ञान की परिभाषा आपको जरूर आनी चाहिए। तो विज्ञान की परिभाषा आप याद रखेंगे। भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल से भौतिक शब्द का प्रयोग वेदों में किया जा रहा है, जिसका अभिप्राय होता है प्राकृतिक। भौतिक शब्द का अभिप्राय होता है प्राकृतिक से। इसी से भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई। भौतिक शब्द फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। अब फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिजिक्स की उत्पत्ति हुई हमारे ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, तथा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति की प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। तो दोस्तों, अब विज्ञान की परिभाषा हमने याद कर ली। भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ये दोनों परिभाषा आप अपनी नोट्स बुक में इनके नोट्स तैयार करने के लिए लिख सकते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा आप सब लिखेंगे, भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। और ठीक है दोस्तों, ये लिखकर आप भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा ठीक है दोस्तों, दोनों परिभाषाएं आप नोट करेंगे, विज्ञान की और भौतिक विज्ञान की। तो विज्ञान की परिभाषा जो है भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन। दोस्तों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्रमबद्ध अध्ययन जो है विज्ञान कहलाता है। दूसरी परिभाषा है भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ये आप याद रखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक कि नोट्स में उतारने लायक की दो ही परिभाषाएं हैं, इन दोनों को आप याद रखेंगे। दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाएं, जैसे वर्ष के मौसम, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि की व्याख्याएं भौतिक विज्ञान के आधार पर दी गई है। भौतिकी में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मात्राओं को नापने के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान को क्या है? मापन का विज्ञान भी कहते हैं। अगला टॉपिक है
भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार। भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार। भौतिक की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। भौतिक की जो है विभिन्न शाखाएं हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। क्लासिकल यानी कि चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, इसे अंग्रेजी में क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, तथा आधुनिक भौतिकी, इसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, यांत्रिकी, इस विषय में तो चिरसम्मत जो फिजिक्स हैं यानी कि क्लासिकल फिजिक्स हैं, इससे अब 5 भागों में बांटा गया है। उन पांचों को हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के जो पार्ट हैं अब वो देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। इस विषय में स्थूल जगत में वस्तुओं की व्यवस्थित गति एवं साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। जो स्थूल जगत में वस्तुओं की व्यवस्थित गति जो है, किन्हीं भी दो वस्तुओं की या किन्हीं भी कणों की जो गति है उसका एवं साम्यावस्था का अध्ययन जो है यांत्रिकी या मैकेनिक्स में किया जाता है। दूसरी है चिरसम्मत भौतिकी की दूसरी शाखा है ऊष्मागतिकी, अंग्रेजी में थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इस विषय में ऊष्मा ताप सूक्ष्म कणों से बने निकायों की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस विषय में विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, विद्युत चुंबकत्व। अगली है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में अंग्रेजी में अकोस्टिक्स कहते हैं। ये भौतिकी की वो शाखा, इसमें कंपनों एवं तरंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे हम? कंपनों एवं तरंगों का। इनकी आप एक एक लाइन बनाकर लिख सकते हैं। प्रकाशिकी जो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी को अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश की प्रकृति, संचरण का अध्ययन किया जाता है। लेंस एवं दर्पणों के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब, परावर्तनों, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण आदि का अध्ययन करते हैं। तो ये थी चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स का जो पार्ट थे वो हमने देखे। अब दूसरी जो शाखा है भौतिकी की, आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स, उसके 4 पार्ट हैं, उनको अभी हम देखने जा रहे हैं। आधुनिक भौतिकी का पहला पार्ट है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता में इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों के गति का अध्ययन करते हैं अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से गति करते हैं। आपेक्षिकता में हम उन कणों की गति का अध्ययन करते हैं जो प्रकाश के वेग से लगभग बराबर गति करते हैं। और सेकंड है क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। भौतिकी की इस शाखा में नवीन भौतिकी के सिद्धांतों एवं प्रकाश व कण की द्वैत प्रकृति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रकाश व कण की द्वैत प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। अगली है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। इस विषय के अंतर्गत परमाणु संरचना तथा परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी में परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली है नाभिकीय फिजिक्स। भौतिकी की इस शाखा में परमाणु के नाभिक और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी की जो विभिन्न उनके अंदर के भी जो पार्ट हैं वो हमने देखे। अब देखते हैं कि भौतिकी व समाज, प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। जो हमारे समाज में जो है फिजिक्स का एक योगदान क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है। भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। भौतिक विज्ञान का विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास तथा समाज में के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ विभिन्न उत्पादों एवं यंत्रों की रचना करने में इन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। इस कारण से हमारा भौतिक जीवन हमारे पूर्वजों की तुलना में बहुत बदल गया है। भौतिकी के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ नई तकनीकों के उदाहरण निम्न हैं।
भौतिकी यानी कि फिजिक्स के जो उपयोग हैं उससे हमारा जीवन जो है पूर्वजों की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है और काफ़ी बदल गया है टेक्नोलॉजी के चलते हैं। तो इसका जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। विद्युत उत्पादन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से हमने विद्युत उत्पादन कर ली और विद्युत उत्पादन से आज हम लगभग सभी कार्य विद्युत के आधार पर कर रहे हैं। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन ऊष्मागति के नियमों के पर आधारित है। ऊष्मागतिकी भी एक फिजिक्स की जो पार्ट है। रॉकेट नोदन है। रॉकेट नोदन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम तृतीय नियम पर आधारित है। वायुयानों का उड़ना बर्नौली के सिद्धांतों पर आधारित है। परमाणु भट्टी परमाणु बम का विकास नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, वायरलेस आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण पर आधारित है। अब अगला जो टॉपिक है हमारे भौतिक विज्ञान तथा समाज का संबंध। भौतिक विज्ञान तथा समाज का संबंध इसको पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान पर आधारित खोजों का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। भौतिकी के आविष्कारों ने समाज का चेहरा बदल दिया है। हमारा जीवन पूर्वजों की तुलना में अधिक आरामदायक हो गया है। रेडियो और टेलीविज़न की खोज ने यह संभव कर दिया है कि हमारे चारों ओर के संसार के किसी भी कोने में हो रही घटनाओं को हम सुन और देख सकते हैं। पुराने ज़माने में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न की जो खोज हुई इसके बाद से पूरे संसार में किसी भी कोने से और अन्य किसी कोने में कोई भी खबर पहुंचनी हो तुरंत अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत खबर पहुंचती है। तो हमारे जो जीवन है पूर्वजों की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है सभी क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसकी सहायता से जटिल गणनाओं को करना आसानी से हल किया जा सकता है। टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीप्रिंटर की सहायता से विश्व के दूरस्थ भागों में संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। मोबाइल से कहीं भी संदेश पहुंचाने हो तुरंत पहुंच जाते हैं। आवागमन के साधनों के कारण भी विभिन्न देशों तथा प्रदेशों के लोगों को आना जाना सुगम हो गया है। भौतिक विज्ञान के विकास के कारण आज का जीवन आसान व सुविधाजनक हो गया है। भौतिक विज्ञान की जो विकास है उसके कारण जीवन बहुत सरल हो गया है। अगला टॉपिक है मापन की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट। हमें माप तोल की आवश्यकता क्यों होती है उसको अब हम देखने जा रहे हैं। माप और तोल दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। उदाहरणार्थ 2 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, विद्यालय का समय 9:30, घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर आदि। बिना मापन के हमारा जीवन संभव नहीं है। कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी चीज़ देनी है, कितने दूर है, कितना टाइम लग रहा है, सब हमें मापन क्रिया के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो मापन की जो है आवश्यकता है। अब इसमें यूँ है, जितनी अधिक यथार्थता से यानी कि जितनी अधिक शुद्धता से हम क्रिया करना चाहते हैं उतनी यथार्थता से माप और तोल आवश्यक होना चाहिए। इसी के अनुसार मापक के यंत्रों की मापन तकनीक का विकास होता है। उदाहरण के लिए सामान्य कामकाज के लिए लंबाई और समय का मापन 1 मिलीमीटर और 1 सेकंड परिशुद्धि तक यथेष्ट है। वहीं नाभिकीय क्रियाओं के लिए 10⁻15 मीटर और 10⁻6 सेकंड तक की परिशुद्धि आवश्यकता होती है। सामान्य कामकाज के लिए हम लंबाई 1 mm और समय 1 सेकंड लेते हैं, जबकि नाभिकीय क्रियाओं क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए नाभिकीय क्रियाओं के लिए 10⁻15 मीटर दूरी तथा नाभिकीय क्रियाओं के लिए समय भी बहुत कम लगता है, इसलिए नाभिकीय जो अभिक्रियाएं उनके लिए समय की मात्रा 10⁻6 सेकंड ली जाती है। तो आगे देखते हैं भौतिकी प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के अध्ययन। भौतिकी प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करती है। इसमें द्रव्य और ऊर्जा परस्पर अन्योन्य क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है।
परिघटनाओं के प्रभावी राशियों के बीच संबंध और सूत्र समीकरणों के रूप में दिखाए जाते हैं और उनको प्रयोग द्वारा सत्यापन किया जाता है। इन सब परिघटनाओं को नाप तोल परिशुद्ध मान की आवश्यकता होती है। अब कोई भी हम समीकरण स्थापित करेंगे किन्हीं के बीच में, तो हम अधिकतम शुद्ध मान का ही इस्तेमाल करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन किसी वस्तु का हवा में भार और पानी में भार ज्ञात कर किया जा सकता है। कई परिकल्पनाओं में जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रयोगात्मक मान में अंतर आया, उसकी व्याख्या करने के लिए नई परिकल्पनाएं दी गई हैं। अब हम मापेंगे किसे, तो अगला टॉपिक आ रहा है हमारे भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। ये परिभाषा आप नोट करेंगे, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है, इनके उदाहरण भी आप लिखेंगे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग आदि भौतिक राशियाँ आदि भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। सभी भौतिक राशियों की परिभाषा लिखेंगे, वे राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। नीचे इनके उदाहरण भी लिखेंगे, भौतिक राशियाँ द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग आदि। फिर नीचे इनके प्रकार लिखेंगे, भौतिक राशियों के प्रकार, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। अब हम इन दोनों की भी अलग अलग परिभाषाएं लिखने जा रहे हैं। मूल राशियों को अंग्रेजी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों को अंग्रेजी में डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अब भौतिक राशियों की परिभाषा सबने लिख ली, प्रकार सबने लिख लिया, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। अब मूल राशि की जो है परिभाषा लिखने जा रहे हैं, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियाँ कहलाती है। सभी लिखेंगे, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियाँ कहलाती है। यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई, समय को मूल राशि माना जाता है। द्रव्यमान, लंबाई और समय को मूल राशि माना जाता है। किसी का द्रव्यमान किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, वो 5 किलो है तो 5 किलो ही रहेगा, 10 किलो है तो 10 किलो ही रहेगा। और लंबाई जो है वो भी, लंबाई 1 मीटर है तो 1 मीटर रहेगी, 10 मीटर है तो 10 मीटर रहेगी, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। समय भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल यानी कि मूल राशियाँ हैं हिंदी में। ठीक है, अगला देखते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है तथा उन पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे संवेग, बल, कार्य। लिख लिया हमने परिभाषा, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है तथा उन पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझा दूँ कि संवेग जो है व्युत्पन्न राशि कैसे हुई। अब संवेग का सूत्र, संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं और संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये क्या होगी, व्युत्पन्न राशि। बल जो है, बल व्युत्पन्न राशि कैसे हैं, बल जो है F बराबर dP बटा dt, या F बराबर एक और सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल जो है
द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है या संवेग परिवर्तन की दर को भी दर्शाता है। तो यह भी क्या हुई, जो द्रव्यमान जो है मूल राशि है और त्वरण भी जो है त्वरण भी त्वरण जो है ये खुद व्युत्पन्न राशि है। त्वरण को जो है हम dv/dt लिखेंगे और v को लिखेंगे हम dr/dt। तो ये जो बल जो है वो मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से यह भी व्युत्पन्न राशि है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे हमारा टॉपिक है मात्रक। मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। ये परिभाषा आप सब लिखेंगे। भौतिक राशि को मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब आगे हैं मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात u प्रोपोर्शनल टू 1/n। u व n क्रमशः भौतिक राशि तथा भौतिक राशि का मात्रक है। u जो है यूनिट है और n जो है संख्यात्मक मान है। इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं, u n यूनिट और उसका संख्यात्मक मान, जो अगर u का मान बढ़ेगा मतलब बड़ी यूनिट लेंगे अपन तो संख्यात्मक मान अपन को कम करना पड़ेगा। और अगर u n में अगर u छोटा लेंगे तो संख्यात्मक मान हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, मैं आपको देता हूँ, जैसे किलोग्राम और ग्राम में आपको बताता हूँ। अब जैसे हमें कोई वस्तु 1 किलो करनी है तो 1 किलो, अगर किलोग्राम में लेंगे तो 1 किलो लेंगे, और वही वस्तु 1 किलोग्राम के बराबर करनी है और ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम। अब किलोग्राम बड़ा मात्रक है तो यहाँ पर संख्यात्मक मान क्या हो गया, 1 जो है छोटा हो गया। अब ग्राम जो है छोटा मात्रक है तो संख्यात्मक मान 1000 क्या हो गया, बड़ा। तो अगर यूनिट छोटी लेंगे तो संख्यात्मक मान बड़ा लेना पड़ेगा, और यूनिट बड़ी लेंगे तो संख्यात्मक मान छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझिए। u जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/n है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा है। किसी भौतिक राशि का मात्रक एवं संख्यात्मक मान है, और दो अगर मात्रक और संख्यात्मक मान के बीच में अगर संबंध देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास n1u1 बराबर n2u2। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। चयन किए गए मात्रक सर्वमान्य उचित आकार एवं परिमाण के हो। चयनित मात्रक ताप एवं दाब एवं समय परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो। चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सके एवं प्रत्येक स्थान पर उनके प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सके। तो अगला टॉपिक है हमारे पास अब मात्रकों की पद्धतियाँ। इसके जो है आप इसको अब नोट्स में लिखेंगे। मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की 3 पद्धतियाँ हैं। अब CGS, MKS और FPS, तो अब इनके बारे में हम लिखेंगे। CGS में C का अर्थ सेंटीमीटर, G का अर्थ ग्राम और S का अर्थ सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और FPS में फुट, पाउंड और सेकंड।
ये जो है अब इनकी वो है, इस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में, जो कि हम CGS नाम से दिखाई दे रहा है। MKS में द्रव्यमान को किलोग्राम से, लंबाई को मीटर से और समय को सेकंड में। FPS या इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में द्रव्यमान को पाउंड में और लंबाई को फुट में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, ये वैसे नाम से ही पता रहेगा आपको, CGS, MKS, FPS। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से, SI पद्धति भी इसे कहा जाता है। यह पद्धति MKS पद्धति का ही एक संशोधित तथा परिवर्तित रूप है। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तथा बांट की सामान्य सभा ने मात्रकों की इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल SI पद्धति किया। इसमें भौतिक राशियों को मूल व्युत्पन्न पूरक मात्रकों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो आप नोट्स में लिखेंगे SI पद्धति MKS पद्धति का ही एक संशोधित तथा परिवर्तित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्रक, अगला टॉपिक डालेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्रक। कोष्ठक में मात्रकों के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह दिए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के जो मूल मात्रक हैं वो देखेंगे हम दोस्तों। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। तो मीटर का जो है ये सब आप लिखेंगे नोट्स में। मीटर जो है लंबाई का मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। लंबाई द्रव्यमान, किलोग्राम जो है द्रव्यमान का है, मीटर तो लंबाई का और किलोग्राम द्रव्यमान का। सेकंड समय का और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। केल्विन ताप का मात्रक है और कैंडेला प्रदीपन तीव्रता का मात्रक, और मोल जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की कितनी मात्रा है उसका मात्रक है। ये सब आप नोट्स में लिख लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा। अब ये थे मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक जो है हम देखेंगे। मूल मात्रकों पर आधारित कुछ सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भौतिक राशियों के मात्रक कोष्ठकों में लिखे गए चिन्ह द्वारा दिए गए हैं। इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। SI व्युत्पन्न मात्रकों के नाम और संकेत। अब SI पद्धति में जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, यानी कि न्यूटन जो किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल ऊर्जा का कार्य का मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर। वॉट शक्ति का मात्रक है, जूल पर सेकंड। पास्कल दाब का मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलॉम विद्युत आवेश का मात्रक। धारा इंटू समय, या फिर कार्य बटा एम्पियर। या अब कार्य को क्या लिख देंगे हम, जूल बटा सेकंड, तो J/AS, या जूल बटा कूलॉम भी इसका जो है मात्रक होता है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है V/A। फेराडे विद्युत धारा की धारिता का मात्रक C/V। हेनरी का मात्रक ओम इंटू सेकेंड। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक VS, या न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, या जूल अपॉन एम्पियर। टेस्ला जो है विद्युत चुंबकीय घनत्व का जो मात्रक है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है। ल्यूमेन जो है प्रदीप्ति फ्लक्स या दीप्ति फ्लक्स का कैंडेला पर। ल्यूमेन का हो गया। और फ्लक्स जो है LM ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। और इनके जो पूरक मात्रक है,
पूरक मात्रक जो है समतल कोण रेडियन से दिखाया जाता है, आर से इसको डिनोट करते हैं। और ठोस कोण या घन कोण जो है उसको इससे स्टेरेडियन से दिखाया जाता है। रेडियन और स्टेरेडियन का अभी आगे हम देखने जा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो है मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं वो हम देखने जा रहे हैं। 1 मीटर वह दूरी है जो कि प्रकाश निर्वात में 1/299,792,458 का भाग देंगे 1 में, इतने सेकंड में तय करता है। 1 मीटर वह दूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये हुई। किलोग्राम, 1 किलोग्राम की परिभाषा, 1 किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय भार तथा माप की संस्था पेरिस में रखे गए प्लेटिनम इरिडियम के विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर है। 1 किलोग्राम जो है वो इसकी परिभाषा ये है दोस्तों। वैसे कभी पूछते नहीं है, लेकिन ये परिभाषाएं आपको याद रहनी चाहिए। सेकंड, 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्ध्य के विकिरण 9192631770 कंपन उत्पन्न, इतनी मात्रा में कंपन उत्पन्न करेंगे। वो इतने कंपन उत्पन्न करने में लगा गया समय 1 सेकंड है, ठीक है दोस्तों। अगली परिभाषा है हमारे पास एम्पियर। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे गए 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई व नगण्य वृत्ताकार परिच्छेद के तारों में प्रवाहित उनके प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न करती है। दोस्तों ये है एम्पियर का जो नियम है विद्युत तारों के बीच में बल निकालने का जो एक नियम है, वह शायद 12th क्लास में है, वहाँ आके आपको पता लगेगा। ये जो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल जो है ये कैसे आता है। अगली परिभाषा है 1 केल्विन जल का त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग होता है। इस प्रकार जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। एक कैंडेला कृष्णिका के तल पे लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रतिबंध तीव्रता है, जबकि कृष्णिका पर दबाव 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम की गलनांक के बराबर हो। और 1 मोल की परिभाषा, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी कि कार्बन 612 के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषाएं आप इनको नोट कर लीजिए और हो सके तो याद भी कर लीजिए। कभी कभी मान लो बाई चांस पूछ लिए जाए। अगला टॉपिक है पूरक मात्रकों की परिभाषा है। पूरक मात्रकों की परिभाषा आप देखेंगे हम रेडियन और स्टेरेडियन। तो एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोण जो है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण जो है यहाँ पर डी थीटा है और चाप जो है डी एस है बटा त्रिज्या, यानी यहाँ पर त्रिज्या कितनी है आर है। तो कोण बराबर डी एस अपॉन डी आर रेडियन। अब ये कह रहा है एक रेडियन वह तलीय कोण है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप हो, यानी आर बराबर डी एस। तो आर बराबर डी एस की कंडीशन यहाँ लगा देंगे। तो आर बराबर डी एस होने पर डी एस बराबर आर होने पर 1 रेडियन बच जाएगा यहाँ पर। तो डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 रेडियन। तो ये होगी रेडियन की परिभाषा। और स्टेरेडियन, अब यहाँ पर ठोस कोण की बात होगी। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठभाग पर पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वृत्त के बराबर हो, तो गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, तो वो जो है 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा।
तो ये है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये डी ए है, और ये जो कोण है ये डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब डी ए बराबर आर स्क्वायर हो तो डी ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन। डी ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। तो यह है स्टेरेडियन की परिभाषा। ठीक है दोस्तों,